गाजा में युद्ध खत्म हो चुका है और इस युद्ध को खत्म करने पर मुहर लगाई गई मिस्र के शर्म अल शेख में, और इसके लिए बकायदा अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिनिधि इस वक्त भी शर्म अल शेख में मौजूद हैं। हालांकि इसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शामिल होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उन्होंने इस सम्मेलन से कुछ समय पहले ही इसमें शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अंतिम समय पर निमंत्रण देने पर नेतन्याहू इस सम्मेलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरफ से डाले गए कूटनीतिक दबाव की वजह से उनका मिस्र आना संभव नहीं हो पाया था। एएफपी ने तुर्की के एक राजदूत के हवाले से बताया कि एर्दोगान ने मिस्र में नेतन्याहू की उपस्थिति का विरोध किया और बाकी देशों के नेताओं से भी इस बारे में बातचीत की थी। नाम न छापने की शर्त पर राजदूत ने बताया कि रेसेप तैयब एर्दोगान की पहल पर और तुर्की के राजनयिक प्रयासों से अन्य नेताओं से संपर्क साधा गया। इसके बाद उन नेताओं के समर्थन की वजह से ही नेतन्याहू मिस्र में बैठक में शामिल नहीं हुए। तुर्की की मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गाजा पीस समिट में शामिल होने के लिए मिस्र जाने वाले एर्दोगान ने तब तक वहां उतरने से इनकार कर दिया था जब तक कि उन्हें आश्वासन नहीं मिल गया था कि नेतन्याहू यहां नहीं आ रहे हैं। कथित तौर पर जब तक उनके सामने इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी तब तक उनका विमान आसमान में ही चक्कर लगाता रहा था। आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू के मिस्र न जाने के पीछे यहूदी त्योहार सिमहत को वजह बताया है। यह त्योहार सोमवार को सूर्यास्त के समय शुरू हुआ था। हालांकि राजनयिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अन्य देशों के बढ़ते विरोध के बाद ही नेतन्याहू ने कार्यक्रम से पीछे हटने का फैसला ले लिया था। गाजा में कथित युद्ध अपराधों के चलते नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है। हालांकि मिस्र इंटरनेशनल कोर्ट समझौते का हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद दूसरे अरब नेता इस पर आपत्ति जता सकते थे। दूसरी तरफ नेतन्याहू की उपस्थिति और वहां पर फिर से अरब नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने की स्थिति में घरेलू स्तर पर उनकी राजनीति भी प्रभावित हो सकती थी। एर्दोगान शुरुआत से इजरायल के कटु आलोचक भी रहे हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि एर्दोगान के विरोध के चलते नेतन्याहू इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे। हालांकि नेतन्याहू के जो सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार हैं, वहां की सरकार है, वो इसे त्योहार से जोड़ रही है, लेकिन हकीकत यही है विरोध की वजह से नेतन्याहू ने इस समिट से दूरी बना ली। आपको बता दें, इस समय गाजा में शांति बहाल हो चुकी है और अब हमास जो इजरायली बंधक है उनको छोड़ना शुरू कर चुका है और इजरायल ने भी बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कतर और मिस्र के बीच गजा का भविष्य रचने की तैयारी में है, लेकिन इस बार ये पीस डील या शांति समझौता मिस्र में क्यों हुआ, ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि इससे पहले गजा को लेकर हमास और इसराइल के दरमियान सारी बातचीत कतर की राजधानी दोहा में कतर की मध्यस्थता में होती रही। लेकिन अंतिम दौर के लिए मिस्र का चुनाव क्यों, कतर से आखिर क्यों कतराती रही हैं सभी पार्टियां। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और 20 देशों की डील जो गजा के मुस्तकबिल का फैसला करेगी, जिस डील की सारी कवायद कतर में हुई, जिसने इस युद्ध विराम समझौते को आखिर तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया, युद्ध विराम को लेकर सबसे अहम दस्तावेज पर साइन कतर नहीं बल्कि मिस्र में क्यों। एक्सपर्ट बताते हैं कि गजा युद्ध को खत्म करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मिस्र एक अहम मध्यस्थ बनकर उभरा है। गजा से मिस्र की रफा क्रॉसिंग जुड़ी हुई है, जो इंसानी मदद पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता है। जैसे ही हमास और इसराइल इस डील के लिए आगे बढ़े और हमले रुके, वैसे ही मिस्र ने रसद और कपड़े, बच्चों का सामान सैकड़ों ट्रकों से गजा में एंटर किया। इस पूरी डील में मिस्र भौगोलिक रूप से भी बहुत अहम बन गया है। मिस्र के इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मिस्र इसराइल और गजा दोनों का पड़ोसी है। इतना ही नहीं, मिस्र के पास एक ताकतवर प्रोफेशनल फोर्स भी है और उसकी अमेरिका और अरब मुल्कों से भी मजबूत दोस्ती है। देखा जाए तो मिस्र मुख्य क्षेत्रीय ताकत बनकर वापसी कर रहा है, जो शांति की बातचीत की दिशा तय कर सकेगा।
मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि सिर्फ रफा क्रॉसिंग ही एकमात्र ऐसा जमीनी रास्ता है जो मिस्र से जुड़ा है, यानी इस्राएल के सीधे नियंत्रण में नहीं है। यही वजह है कि जब इस्राएल गजा को ब्लॉकेट कर देता है, नाकाबंदी कर देता है, तो दुनिया से गजा को जोड़ने का एकमात्र या वाहिद रास्ता रफा ही रह जाता है। रफा क्रॉसिंग मिस्र के कंट्रोल में है और इसकी हिफाजत का फैसला मिस्र की सरकार करती है। इसका मतलब है कि डील पर साइनिंग में मिस्र की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अगर मिस्र सहयोग ना करे तो गजा में राहत पहुंचाना करीब करीब नामुमकिन हो जाए। इतना ही नहीं, पिछले कुछ अरसे में तुर्की, सऊदी और मिस्र इस खित्ते में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। मिस्र के प्रेसिडेंट अल सीसी के प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वहीं कतर से दूरी बनाने की एक बड़ी वजह यह भी रही इस बार कि इस्राएल ने कतर पर हमला किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर पीएम नेतन्याहू ने इसके लिए हालांकि माफी मांग ली, लेकिन इस हमले के बाद कतर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यही वजह रही कि इस्राएल के पड़ोसी मिस्र में आगे की डील अंजाम दी गई, क्योंकि मिस्र एक ताकतवर फौज रखता है और मिस्र के प्रेसिडेंट अल सीसी पहले ही कह चुके हैं कि अगर इस्राएल ने मिस्र के साथ ये हिमाकत की तो वो इस्राएल पर हमला बोल देंगे। मिस्र का अमेरिका और इस्राएल दोनों से अच्छा रिश्ता होने की वजह से वो बीच का संतुलन बना सकता है, जो किसी भी डील की साइनिंग के लिए बेहद जरूरी है। मिस्र इस इलाके में क्षेत्रीय स्थिरता का गारंटर माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, मिस्र को यह भूमिका देना कितना सही है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ये तस्वीरें देखिए, 2 साल से गजा में चल रही कत्ल-ओ-गारत के अंत का ये वक्त है। बंधकों की रिहाई हो रही है, लेकिन इस रिहाई के दौरान हमास के लड़ाकों के हाथों में है एडवांस हथियार। इस रिहाई के दौरान हमास ने अपने हथियारों के जखीरे में से एक से बढ़कर एक हथियार निकाले और इजरायली शहरियों की रिहाई के दौरान उन हथियारों को दिखाया भी। ये तस्वीरें अपने आप में एक पैगाम है, न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी, कि उनका वजूद खत्म नहीं हुआ है। वे डटे हुए हैं और उनके पास बेहतरीन हथियार भी मौजूद हैं। 13 अक्टूबर 2025 को गजा सिटी के पैलेस्टाइन स्क्वायर पर आयोजित समारोह के दौरान हमास के लड़ाकों ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए तमाम तरह के एडवांस हथियारों को दिखाया। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से संगठन की ताकत और भविष्य की वार्ताओं में उनकी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार ज्यादातर ईरान, सीरिया और अन्य सहयोगी देशों से हमास को मिले हुए थे।